आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 3:30 बज चुके हैं। बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान गौहर। कुछ तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का उड़ीसा दौरा। संबलपुर शहर में 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों की शुरुआत। साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म एल.के. आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न। हिंदुस्तान की तरक्की में आडवाणी का ताउन नाकाबिले फरामोश। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। KDA-LAB की कॉल पर करगिल मुकम्मल बंद। लेह में एहतजाजी रैली। वजारत दाखिला ने मसाइल पर बातचीत के लिए 19 फरवरी को दिल्ली में हाई पावर कमेटी का इजलास किया तलब। और जम्मू कश्मीर में शराब की 305 दुकानों की ई नीलामी 9 फरवरी से होगी शुरू। 10 दिन के अंदर रकम करानी होगी जमा। दरख्वास्त गुजार जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना लाजमी। और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उड़ीसा के संबलपुर का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के बुनियादी ढांचे के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और मुल्क के नाम वक्फ किए, जबकि कई प्रोजेक्टों का सग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने संबलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM के मुस्तकिल कैंपस का भी इफ्तिताह किया है। मुस्तकिल कैंपस संबलपुर शहर के नजदीक बसंतपुर गांव में तकरीबन 402 करोड़ रुपए की लागत से 200 एकड़ अराजी के रकबे में तैयार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी को मुल्क के सबसे बड़े शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान की तरक्की में साबिक वज़ीर-ए-आज़म का ताउन यादगार रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि उन्हें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एल.के. आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। एल.के. आडवाणी ने नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात और नशरियात के तौर पर हिंदुस्तान की खिदमत की है। आडवाणी को भारत रत्न अवार्ड देने के ऐलान पर हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन रहनुमाओं का रद्द अमल सामने आया है और सियासी रहनुमाओं ने इस ऐलान पर खुशी का इजहार किया है। एल.के. आडवाणी 8 नवंबर 1927 को पाकिस्तान के कराची में पैदा हुए। आडवाणी ने बरसों तक भारतीय जनता पार्टी के 1980 में कयाम के बाद से तवील तरीन मुद्दत तक सदर के तौर पर खुदमात अंजाम दी। आडवाणी पहले वज़ीर दाखिला और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004 की काबीना में नायब वज़ीर-ए-आज़म बने। एल.के. आडवाणी को राम रथ यात्रा और बाबरी मस्जिद शहादत के तनाज़े के लिए भी जाना जाता है। सन 1990 में आडवाणी की क़यादत में ही राम मंदिर के हक में रथ यात्रा निकाली गई थी। ये यात्रा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से होकर गुजरी, जिसके नतीजे में मुत्तदिद मकामात पर फसादात भी फूट पड़े थे। बिहार में लालू प्रसाद यादव हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार किया था। बाबरी मस्जिद शहादत मुकदमे एल.के. आडवाणी कलीदी मुल्जिम थे। अदालत में उस मामले की समाअत कई दिनों तक चली। बिलाखिर CBI की एक खुसूसी अदालत ने अक्टूबर 2020 में आडवाणी समेत 32 मुल्जिमीन को बरी कर दिया गया। अदालत की जानिब से बरी करदा अफराद में साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म एल.के. आडवाणी, साबिक वज़रा मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साबिक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह और दीगर शामिल थे। एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को
भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। आज इधर एलके आडवाणी की डॉक्टर प्रतिभा आडवाणी ने अपने वालिद के लिए भारत रत्न पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि पूरा खानदान बहुत खुश है कि उन्हें मुल्क का सबसे बड़ा शहरी एजाज दिया जा रहा है और वो बहुत खुश है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ कर दी है। वो वजीर आजम के साथ साथ मुल्क के लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें उनकी जिंदगी के इस मरहले पर यह अवार्ड दिया जा रहा है। मुझे भी पूरे परिवार को कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं और देश की जनता का, जिनसे वो असीम प्रेम करते हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर उनको इतना बड़ा देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान। इधर बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के ऐलान पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी का कहना है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजना पूरे मुल्क के लिए एक काबिल फख्र लम्हा है। उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी पूरी जिंदगी मुल्क और समाज के लिए वक्फ कर दी, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी की तौसीम में अहम किरदार अदा किया है। स्तोत्र लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से गौरवान्वित करना ये पूरे देश के लिए और हम सब के लिए बहुत गौरव का क्षण है। आडवाणी जी ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए और समाज के लिए समर्पित किया। उनके जीवन की शुरुआत से ही संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किया था। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में अटल जी और आडवाणी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। मेरा ये सौभाग्य रहा कि दोनों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तब आडवाणी जी का हर विषय पर मार्गदर्शन मिलना ये हमारे लिए बहुत ही भाग्य का क्षण था। आज उनके जैसे एक प्रखर नेता को, एक विशेष रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति को और देश और समाज के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले एक देशभक्त को विशेष रूप से भारत सरकार ने भारत रत्न देकर गौरवान्वित किया, ये हम सब के लिए अभिमान का
और आनंद और समाधान का विषय है। भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनका मार्गदर्शन हमको सतत मिलता रहे। के ऐलान पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव का कहना है कि एजाज हुकूमत अपने वोट बचाने के लिए दे रहे हैं। दोहराता हूं उस बात को कि सभी सांसदों की उनकी टिकट कटने जा रही है। जो एक सांसद हैं वो सीट बदलना चाहते हैं। तो सोचिए, अगर ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें राजनीति करनी पड़ेगी तो क्या सीट जीतेंगे वो? इसीलिए जानबूझ करके दूसरों की चिंता उन्हें ज्यादा है, उन्हें चिंता अपनी होनी चाहिए। और हमारे साथी ने जो पूछा कि भारत रत्न, ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। इंडिया गठबंधन बिखरता जा रहा है। इंडिया गठबंधन होगा और हमारी कोशिश होगी कि सीट का बंटवारा जल्दी हो। मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हमने शुरू से ही कहा था कि इत्तेहाद रेत पर खड़ा है और ये गिरेगा, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी गिर जाएगा। उन्होंने कहा है कि मुल्क एक मुस्तहकम हुकूमत चाहता है। कहा था कि ये गठबंधन बालू पे खड़ा है, गिर जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी गिरेगा हमें नहीं मालूम है। और उनका गठबंधन टूट रहा है और वो देश जोड़ने चले हैं। तो नीतीश जी चले गए, ममता जी छोड़ रही हैं, बाकी लोग कह रहे हैं नमस्ते करना है। तो हमने बार बार कहा था कि ये देश बदल गया है, ये देश स्थायी सरकार चाहता है, एक प्रामाणिक लीडर चाहता है, जिसकी नीयत ठीक हो, जो नेता ठीक हो और जिसकी नीति ठीक हो। खड़गे जी भी बोलते हैं 400 पार, कैसे उन्होंने बोला? कुछ विचार कर रहे हैं। ऐसा है, या तो सच्चाई निकल गई या फिर दिन में तारे देख रहे हैं, दोनों बात है। लेकिन राहुल गांधी कहाँ हैं? जहां जहां घूम रहे हैं अलायंस टूट रहा है। अच्छा है, घूमते रहे, शायद जब लौट करके दर्शन कर। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार करने पर सीनियर वकील और राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल का कहना है कि उन्हें लगता है कि हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा शायद ही हुआ होगा जब किसी मौजूदा वजीर आला को गिरफ्तार किया गया हो। उन्होंने कहा है कि अदालत को ये बताना चाहिए कि वो किस मामले में यहाँ आ सकते हैं और किस सूरत में यहाँ नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपोजिशन का कोई वजीर आला नहीं चाहती है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि अब हेमंत सोरेन पर मजीद 10 मुकदमात लगाए जाएंगे ताकि वो जेल से बाहर न आए और हुकूमत को 2024 के लोकसभा इंतखाबात में फायदा मिले। मैं इसे आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई मौका हुआ हो जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई। शायद ही हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ, और वो मामला भी 32 के लायक नहीं। हां, इतना जरूर होता अगर सुप्रीम कोर्ट हमें कहती कि आप अपना केस हमारे सामने रखिए, और केस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कह सकती थी इस मामले में हम इंटरफियर नहीं करना चाहते, आप हाई कोर्ट जाइए। लेकिन ये कहना कि आप हाई कोर्ट पहले जाइए, कोई सुनवाई ना हो, या तो सुप्रीम कोर्ट हमें बताए कि किन मामलों में हम यहां आ सकते हैं, किन मामलों में नहीं आ सकते। तो अब होगा क्या? उनकी गिरफ्तारी हो गई, रिमांड हो गया, और मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला है। इसको कोई ताज्जुब की बात नहीं, हमें तो पहले ही मालूम था कि ये देखिए, ये सरकार चाहती है कि कोई भी विपक्ष का मुख्यमंत्री अपने पद पे नहीं बैठे। अब ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी करेंगे। आपको मुझे मालूम है कि इनका मकसद ये है कि डबल इंजन सरकार होनी चाहिए, कोई विपक्ष की सरकार होनी ही नहीं चाहिए। डबल इंजन सरकार का तो मतलब यही है ना कि हमारी सरकार दिल्ली में भी और भाजपा की सरकार वहां भी। ये इनका मकसद है। अब होगा क्या, जब हेमंत जी वहां गिरफ्तारी में होंगे तो 10 केस और इन पे ऊपर थोप दिए जाएंगे।
और सब बनावटी केस हैं, ये भी बनावटी केस है। 10 थोप दिए जाएंगे और वो निकलेंगे नहीं, ताकि जब 2024 का इलेक्शन हो तो फायदा भाजपा को। और एक आदिवासी जिसको मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही किसी आदिवासी को ऐसा पद मिला हो, उस आदिवासी को आपने गिरफ्तार कर दिया एक फर्जी मामले में। कोई एविडेंस है नहीं, कोई नाम है नहीं, और क्या आरोप क्या है कि 8.5 एकड़ का कोई जमीन है। 2009 में उन्होंने ये जमीन हड़प कर ली, उस जमीन में इनका नामो निशान नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में इनका नामो निशान नहीं है। जम्मू एक्साइज पॉलिसी 2024-25 के तहत जम्मू कश्मीर में शराब की 305 दुकानों की ई नीलामी 9 फरवरी से शुरू हो रही है। दरख्वास्त गुजारों की रजिस्ट्रेशन का अमल गुज़िश्ता रोज शुरू हुआ। नीलामी के लिए रजिस्टर होने वालों को नीलामी की कम से कम रकम जमा कराने के बाद पासवर्ड जारी किया जाएगा, जिसकी मदद से वो ऑनलाइन नीलामी में हिस्सा ले सकेंगे। ई नीलामी का अमल जम्मू कश्मीर बैंक की मदद से ऑनलाइन होगा और 10 दिन के अंदर रकम जमा करानी होगी और दरख्वास्त गुजार जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना चाहिए। ये ऑक्शन का ये अमल 15 फरवरी तक जारी रहेगा। कामयाब बोली ध्यानकान 31 मार्च 2025 तक दुकान के मालिक होने के हकदार होंगे अगर वो 10 दिनों के अंदर रकम जमा करा देंगे। नई एक्साइज पॉलिसी के तहत जो सबसे बड़ी तब्दीली की गई है वो ओवर चार्जिंग पर पहली बार 40,000 रुपए जुर्माने की फराहमी है। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए सीधा जम्मू चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है शिल्पा शर्मा। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं जो ये नीलामी है 9 फरवरी से शुरू की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि एक्साइज पॉलिसी 2024-2025 के तहत जो है लगभग 305 दुकानों के लिए जो है उनकी नीलामी होगी। 9 फरवरी से ही शुरू होगी और 15 फरवरी तक जो है ये प्रक्रिया जारी रहेगी। जहाँ पर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूं तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा ऑनलाइन ये प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। जहाँ पर पंजीकरण प्रक्रिया में जो रकम यानी कि जो राशि रखी गई है वो राशि भरनी है, उसके बाद उन्हें पासवर्ड जारी होगा जिसकी मदद से वो ऑनलाइन नीलामी जो है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो ये साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है नोटिफिकेशन में। 30 साल से जो कम लोग हैं, जो कम युवक हैं, वो इसमें जो है वो भाग नहीं ले सकते। और महत्वपूर्ण ये है कि 1 जनवरी से यानी कि इस वर्ष से नीलामी जो है वो शुरू हो रही है। तो अगर कोई 21 जनवरी का इस वर्ष से यानी कि 21 जनवरी का वो हुआ है तो वो भी जो है वो भाग नहीं ले सकते। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर ये बताया गया है कि 10 लाख तक जो है वो रकम को जमा करना है, जहाँ पर पोर्टल से जो है एक लिंक किया जाएगा और KYC पैन अकाउंट के साथ आधार लिंक है उसमें जो है वो राशि जो है वो जमा करनी है। रजिस्ट्रेशन फी की मैं बात करूँ तो साफ तौर पर ये बताया गया है कि जो नॉन रिफंडेबल ये रहेगी, लेकिन जो अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट है अगर अनसक्सेसफुल यूजर रहते हैं तो डिपार्टमेंट उनको जो है वो मनी रिटर्न करेगा। और इसमें बड़ा संशोधन जो है वो किया गया है, जहाँ पर अगर हम पिछले एक्साइज पॉलिसी की बात करें तो जहाँ पर पहले में जो जुर्माना रखा गया था वो 15 तक था, दूसरा जुर्माना 25 था, 25,000 तक होता और तीसरा जुर्माना जो है वो 50,000 तक रखा गया था। लेकिन अब इस बार जो एक्साइज पॉलिसी है अगर कोई ओवर चार्ज करता है तो उसे पहली बारी में 40,000 देना होगा और उसके बाद 75,000 जो है वो उसे दूसरी बार जो है वो जुर्माना देना होगा। ये प्रावधान जो है वो साफ तौर पर इस नई एक्साइज पॉलिसी में जो है वो देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि जब नीलामी हो जाएगी, नीलामी होने के बाद 10 दिन के भीतर राशि को जमा करना होगा और 31 मार्च 2025 तक जो है वो दुकानों का लाइसेंस जारी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। नाज़रीन, आपको बताते चले कि जो जम्मू कश्मीर एक्साइज पॉलिसी 2024-25 है उसके तहत अब जम्मू के अंदर जो ई ऑक्शन 305 के करीब जो दुकान है शराब के, उनकी 9 फरवरी से ये शुरू की जाएगी।
305 दुकानों की ई नीलामी 9 फरवरी से शुरू हो रही है और नीलामी के लिए रजिस्टर होने वालों को नीलामी की कम से कम रकम जमा कराने के बाद पासपोर्ट जारी किया जाएगा, जिसकी मदद से वो ऑनलाइन नीलामी में हिस्सा लेंगे और उसके साथ साथ ही 10 दिन के अंदर जमा रकम करनी होगी और दरख्वास्त गुजार जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना भी लाजमी है। सरकारी मुलाजिमों और पेंशन याफ्ता खवातीन को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए इख्तियार दिया है कि वो अपनी हयात में ही पेंशन किसी दूसरे के नाम कर सकती है, जबकि अदालतों में ज़ेर समाअत केसों से मुंसलिक खवातीन को भी ये इख्तियार दिया गया है। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमत करने वाली खवातीन के लिए राहत का ऐलान किया है कि जो खवातीन अपनी मुलाजमत की मुद्दत पूरा करके रिटायर हो गई हैं या जो अब भी मुलाजमत कर रही है, उन्हें ये इख्तियार होगा कि वो अपनी मौत से पहले पेंशन अपने बच्चों या शौहर के नाम करने की मजाज होंगी। माजी में अगर कोई सरकारी मुलाजमा खातून इंतकाल कर जाती तो उसका पेंशन इसके शौहर को दिया जाता था और उसका वही हकदार होता था। ताहम अब सरकार ने ऐसी खवातीन को ये इजाजत दी है कि वो अपने पेंशन के बारे में ये फैसला दे सकती हैं कि उनके इंतकाल के बाद इसके बच्चों को या इसके शौहर को उनका पेंशन मिलना चाहिए। उन खवातीन पर भी कानून लागू होगा जिनका केस मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत है। नाजरीन, फिलहाल बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज देखते रहे। गुलिस्तान न्यूज पर अगला प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट सनम एजाज के साथ आप देखिए, लेकिन मुझे यहाँ पर इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।